कितना टाइम लग जाता है या किस प्रकार से हमें उनको सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से पहले आएगा कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा। तो गद्यांश पढ़ने से पहले हमें ये करना है कि हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें। क्वेश्चंस पढ़ने से ये होगा कि क्वेश्चंस पहले हम पढ़ लेंगे तो गद्यांश में हमें बखूबी याद रहेगा कि इस टॉपिक से या इस लाइन से इसी शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कह रहा है कि पहला है कि गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है। तो गद्यांश पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, सिर्फ ऑप्शंस नहीं पढ़ने, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने। कर्मठता शब्द है तो व्याकरण से संबंधित है, इसका गद्यांश से कोई मतलब नहीं है। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है, रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, ये भी व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, चौथा है कि यहाँ जैसे बोओगे वैसा काटोगे से क्या तात्पर्य है। तो अब ऑप्शंस पढ़ें, गद्यांश पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा। बस क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर ये लाइन आती है गद्यांश में तो इस पर हमें ध्यान देना है। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा, ये है व्याकरण से, तो इसका बहुत ज़्यादा वो करना नहीं है। गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है, देखिए इस पर भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, और क्या है छठवां सतवां, व्यक्ति को महान बनने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। ठीक, और है कि किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य है। तो 9 क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो गद्यांश से पूछे गए हैं, जिसमें से 4 या 3 4 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं, लगभग 4 क्वेश्चन जो व्याकरण से संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे गद्यांश और देखेंगे किस प्रकार से गद्यांश में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है, दुनिया कर्म प्रधान है। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन में आया था किस रूप का चित्रण, उसमें कर्म प्रधान धर्म प्रधान था, तो कर्म प्रधान है। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है, ये भी इस लाइन से भी क्वेश्चन बना है। जरूरत है इसकी शक्ति को पहचानने और इसे पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की। सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाता है। ऐसे व्यक्ति सरल सबल सशक्त प्रेमी दानी ज्ञानी और कल्याणकारी होता है। यानी कि जो व्यक्ति सत्य के साथ कार्य करता है वो कल्याणकारी होता है, प्रेमी होता है, दानी होता है, ज्ञानी होता है। तो ऐसे जो है ये दिया गया है। आगे है कि कृत्य के बारे में कहावत है, यानी कर्म के बारे में कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहते भी हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। गीता में भी कहा गया है कि इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। गीता के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए कर्मठता ही पहले और सबसे बड़ा रास्ता, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, कर्मठता से भी किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने कर्म के अनुसार अपूर्ण जिए। देखिए ये लाइन जो है इससे भी क्वेश्चन बना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेने से ये फ़ायदा हो जाता है। दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता से ईर्ष्या ना कर अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना चाहिए। देखिए इस गद्यांश में ये अधिकतर बताया जा रहा है कि जो गद्यांश में अधिकतर बात की जा रही है कर्म की, और कर्म ही बड़ा है, महान है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा, यही है सिर्फ। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण किया गया है। धर्म प्रधान, कर्म प्रधान, जाति प्रधान, राजनीति प्रधान। तो कर्म प्रधान है, क्योंकि कर्म की बात है, जैसा आप कर्म करेंगे फल आपको वैसा ही मिलेगा। कर्मठता शब्द है विशेषण, विशेष्य, संज्ञा और क्रिया। दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो कर्मठता एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो हमेशा क्या होगा, संज्ञा में होगा। आगे देखते हैं, कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है में रेखांकित शब्द, यानी कि किस्मत के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। भाग्यवान, तो देखिए भाग्यवान जो हो जाएगा ये एक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, भाग्य से वान जुड़ जाएगा तो क्या विशेषण हो जाएगा, विशेषता बता रहा है ये। भाग्यहीन ये भी विशेषण है, भाग्यशाली ये भी विशेषण है। बस दूसरा ऑप्शन जो है, यानी किस्मत की जगह हम भाग्य लिख सकते हैं। कर्म से भाग्य को भी बदला जा सकता है या किस्मत को भी बदला जा सकता है, तो यही क्वेश्चन पूछा था। दूसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है कि यहाँ जैसे बोओगे वैसा काटोगे से क्या तात्पर्य है, यानी कि जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको परिणाम मिलेंगे या फल मिलेगा। ऑप्शन है जैसे बीज होते हैं वैसे ही फल होते हैं,
ठीक है, फल होगा, फल होते हैं। जैसे बीज होंगे वैसे ही फल होंगे, जैसे काम होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा, जैसे काम होंगे वैसा परिणाम नहीं मिलेगा। तो आप समझ पा रहे हैं, चौथे का सबसे आसान आंसर है तीसरा, कि जैसा आप कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। सीधी सीधी इसकी बात रही। आगे देखते हैं उन्नति का विलोम। उन्नति का विलोम क्या है? अवनति, पतन, अधोगति, संगति। तो उन्नति का विलोम अवनति होता है। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। और जो व्याकरण की चीज़ें हैं अगर आपने उसको पढ़ रखी है पहले से ही तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है? देखिए छठा वाला क्वेश्चन है कि हम अपने अंतर्मन को किस प्रकार से प्रकाशित कर सकते हैं? अपने कर्मों की चिंता करके, कर्म की शक्ति को पहचान कर। तो ये गद्यांश में वाक्य है, हो सकता है ये सही हो। सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर, सभी के साथ प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन, तो कंपटीशन की बात कहीं बात नहीं है गद्यांश में, प्रतिस्पर्धा में। देखिए लास्ट में आप गद्यांश की लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा था कि हमें दूसरों के जो है भाव को समझना चाहिए और उनसे ईर्ष्या न करनी चाहिए। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि हम अपने मन को तभी प्रकाशित कर सकते हैं कि हम हमेशा सकारात्मक भाव रखें, पॉजिटिव सोचें। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं, व्यक्ति को महान बनने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? उसके भाग्य की, उसके कार्यों की, उसके नाम की या उसके बल की? तो आप जानते हैं गद्यांश में सबसे ज़्यादा बात कर्मों की हुई है, तो कार्य की। ठीक है, कार्यों से ही व्यक्ति क्या बनता है? महान बनता है, अपने कर्मों से। कर्म या जो आप कार्य कर रहे हैं वही। गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है कि किस प्रकार भाग्य को परिवर्तित किया जा सकता है? कर्म के प्रति निष्ठा, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरह से आप संलग्न रहें, बहुत रुचि से उस काम को करें, तो सही बात है। सफलता के बारे में सोचना नहीं, भाग्य के अनुसार जीना नहीं, धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना। तो गद्यांश के अनुसार पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कर्म प्रधान है, कर्म के बारे में बात की गई है। आगे, किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य क्या है? सुख दुख में साथ रहना, किसी को अकेला ना छोड़ना, दूसरे पर निर्भर होकर जीना, पूर्ण रूप से बेहतर जीवन जीना। नौवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य है कि दूसरे पर निर्भर होकर जीना। अगर देखिए, अगर आप ऑप्शंस में पढ़ेंगे तो सबसे सटीक ऑप्शन आपको तीसरा ऑप्शन ही दिखेगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं कि क्या है। पहले तो पूछा गया है कि दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें भी हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तब जाके हम पद्यांश को पढ़ेंगे। तो 10 से लेके 15 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे? वो पद्यांश पर आधारित होंगे। इस तरह से ही पूछता ही है हर एग्ज़ाम में, यानी कि सीटेट के एग्ज़ाम में सब में इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। 15 क्वेश्चन इस तरह से गद्यांश पद्यांश से दिए जाते हैं और 15 पैडागोगी से दिए जाते हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो 10वां है कि कवि ने धरती को किसकी धरती क्यों कहा है? अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखना, ये बात हो गई है। अगला है कि किसका अपना जीवन किस में लगा रहा है? किसान अपना जीवन किस में लगा रहा है, ये बात। किसान का जीवन किस पर आधारित है? निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? ये देखिए व्याकरण से संबंधित है। कौन सा शब्द भिन्न है? ये भी व्याकरण से संबंधित है। थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी, आई होप आप उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि आज थोड़े से प्रॉब्लम है। तो आई होप आप समझेंगे, आप फोकस करेंगे क्लास पे। आगे देखते हैं, आप पद्यांश पढ़ते हैं कि यह धरती है उस किसान की, यानी कि जो धरती है उस किसान की है। कौन से किसान की? जो मिट्टी का पूर्ण पारखी है, जो मिट्टी को परखता है, उसको जानता है, उसको समझता है, उसको पहचानता है। जो मिट्टी के संग साथ ही तप कर, गल कर, मर कर खपा रहा है जीवन अपना। यानी कि उस मिट्टी के लिए, उस धरती के लिए ही जिसमें वो उपजाऊ मिट्टी है उसकी, जो जिसमें वो उपज करता है, उसमें क्या कर रहा है? पूरी तरह से परिश्रम कर रहा है। तप कर, गल कर, मर कर,
पूरा जीवन उसमें अपना लगा दे रहा है। देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना, वो देख रहा है सोने का सपना, सोने का यानी कि जो फसल, लहलहाती फसल आती है उनके 6 महीने या 1 साल के मेहनत के बाद, वो उनका एक सोना ही है, वो सपना देखते हैं उसका। मिट्टी की महिमा गाता है, और उपजाऊ मिट्टी की क्या, वो उसकी खेती ही किसान के लिए सब कुछ है। मिट्टी के ही अंतःस्थल में अपने तन का खाद मिलाकर, यानी कि जीवन पर्यंत वो उसी मिट्टी में काम करता रहता है, परिश्रम करता रहता है, और अंत में मरने के बाद, मृत्यु के बाद उसी में मिल जाता है। मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है, यह धरती है उस किसान की। यानी कि जो इस मृदा के लिए पूरी तरह से अपने परिश्रम को, पूरे अपने जीवन को लगा देता है, ये धरती उसी किसान की है। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि कवि ने धरती को किसकी धरती कहा है। नहीं, कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है, यहाँ पे किसान की धरती होगी। ठीक है, मिसप्रिंट है, उसके लिए आई होप आप समझ पाएंगे, यहाँ किसान होगा। किसान धरती के लिए लड़ता है, किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है, किसान को मिट्टी की परख होती है, किसान धरती पर हल चलाता है। सबसे जो ज़्यादा बात कही गई है वो अथक परिश्रम की बात की गई। वो अपने मृत्यु तक, मरने दम तक उसी जो है खेत में या उसी धरती पर वो काम करता रहता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। पंक्ति में रेखांकित अंश से क्या आशय है। अपने हाथों से सिंचाई करना, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, अत्यधिक परिश्रम करना या रासायनिक बीज बोना। तो अपने तन की खाद मिलाकर यानी कि मरते दम तक उसमें काम करना, अत्यधिक परिश्रम करना, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। पेपर 2 अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो उसकी भी वीडियोज़ आएंगी, आप जुड़े रहें। और अगर अदर भी वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं, अदर भी सब्जेक्ट अगर आपने नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखें। किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है। प्रकृति का आनंद लेने में, मिट्टी के साथ खेलने में, मिट्टी की पहचान करने में, अन्न साग सब्जी उगाने में। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए, प्रकृति का आनंद लेने में ये बात कही नहीं, मिट्टी के साथ खेलने में, मिट्टी की पहचान करने में नहीं, अन्न साग सब्जी उगाने के लिए तो ही वो क्या करता है, अथक परिश्रम कर रहा है। आगे देखते हैं, किसान का जीवन किस पर आधारित है। कृषि कार्य पर, मिट्टी की महिमा गाने पर, सपने देखने पर, खाद्य बीज संग्रहण पर। तो जो किसान का जीवन आधारित है वो पूरी तरह से कृषि कार्य पर आधारित है, क्योंकि उसी के लिए वो पृथ्वी पे मर मिटता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है। अपना सपना, तपगल, गलमर, गाता चीता। तो इसमें जो सबसे सही आंसर होगा 14 का, वो पहला ही हो जाएगा, अपना सपना। पूरी तरह से लयात्मक है, लयबद्ध है। कौन सा भिन्न शब्द है, तपना, गलना, सपना, रखना। तो देखिए 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि तपना, गलना, रखना, ये सारी क्रिया की जा रही है, लेकिन सपना जो है वो अलग है, वो भिन्न है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से पैडागॉजी सेशन आपका शुरू हो जाता है, जिसको हम ध्यान से और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस और आंसर्स ऑप्शंस पूरी तरह दिख रहे होंगे। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है। किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना, बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। यही बात तो सही है कि क्या होता है कि आप जिस भी भाषा में बच्चा सीख रहा है, जिस भी भाषा को बच्चा बोलता है, उस भाषा में बच्चे का जो प्राथमिक विद्यालय है या जो प्राथमिक स्तर है उससे शुरुआत करते हैं। बाद में बच्चा जो चाहे, जैसा चाहे, जिस प्रकार की भाषा चाहे वो सीख सकता है। तो ये बात तो सही है, ये पॉजिटिव रहा। आगे देखते हैं और कौन सा पॉजिटिव होगा क्वेश्चन के हिसाब से। किसी के विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना, बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना। क्यों अंग्रेजी ही, अदर भाषा क्यों नहीं। क्योंकि हमारे अगर भारत की बात कर ली जाए तो हमारे भारत में ये है कि मल्टी लैंग्वेज है, यहाँ पे बहुभाषावाद इसलिए चलता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्तर, अलग अलग जगहों पे, क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। तो क्यों सिर्फ अंग्रेजी, ये नहीं है। ठीक है, माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना, बिल्कुल नहीं, सिर्फ अंग्रेजी ही क्यों, और भी भाषाएं भी तो हो सकती हैं। विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। क्यों, भाषाएं सीख के, सिर्फ भाषाएं सीख के क्या ही कर पाएगा बच्चा। ठीक है, तो ये नहीं, सबसे पॉजिटिव पहला ऑप्शन हो जाएगा और यही सही
हो जाएगा। आगे देखते हैं। कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुत लेख करवाती है। श्रुत लेख यानी कि वो बोलती हैं और बच्चे लिखते हैं। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है, यानी कि बच्चा सुनकर लिख रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? आई होप आप समझ रहे होंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे आप पूरा सटीक बताएंगे। शीर्षपाद उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, ऊर्ध्वगामी उपागम, श्रुतलेख उपागम। सुन कर लिख रही है, ठीक है, सुन कर लिख, तो ऊर्ध्वगामी उपागम है। क्या है? ऊर्ध्वगामी उपागम। ऐसा नहीं कि श्रुतलेख है तो सुन कर लिख रहे तो श्रुतलेख उपागम हो जाएगा, ठीक है। एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है, यानी कि अलग अलग समूह में बच्चों को बांट के 10 शब्दों का समूह दे देती है, ठीक है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से सामान्य रखते हैं और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। इसे क्या कहा जाता है? यानी कि अलग अलग शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने के लिए कहा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? शब्द जाल, थीम विषयक शब्द संपदा, विन्यास और शब्द समूह। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये एक विन्यास है। क्या है? यह एक विन्यास है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बोली से क्या तात्पर्य है? किसी एक क्षेत्रीय सामाजिक समूह के वचन विशेषता से, यानी कि बोली, आप समझ रहे हैं कि बोली उसे कहते हैं जो एक क्षेत्रीय भाषा, कुछ लोग ही उसको बोले और वहाँ पे प्रचलन हो उस भाषा का। किसी, तो ये पॉजिटिव है। किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जाए, नहीं, लेखन के लिए नहीं। किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले किसी विशेष कार्य से ये बोली नहीं बोली जाती, ठीक। सत्ताधारी लोग, यानी कि जो नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, सत्ताधारी लोग, उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती है, नहीं, ठीक है। ये एक क्षेत्रीय सामाजिक समूह है जो इसे बोलता है, ठीक है। एक क्षेत्रीय लोग जो कि उस बोली को, उस भाषा को बोलते हैं। एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है। रोल प्ले मतलब कि नाटक, रोल प्ले मतलब नाटक करना। नाटक यानी कि किसी की तरह अनुकरण करना, देखकर अनुकरण करना, ठीक है, रोल प्ले। तो रोल प्ले एक पॉजिटिव जो है क्वेश्चन में रोल प्ले आ जाता है, तो एक पॉजिटिव इसमें जो है टैग वर्ड हो जाता है। और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करते हैं। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? रोल प्ले करवाना यानी कि करके सीख रहे हैं बच्चे, तो उसको क्या कहेंगे? वाचन आकलन, कक्षा आकलन, संरचनात्मक आकलन या संकल्पनात्मक आकलन। 20वें के सही आंसर की बात, ये संरचनात्मक है, एक क्रिएटिव है। ये तरीका क्या है? क्रिएटिव है। जब करके बच्चा सीखेगा तो उसमें क्रिएटिविटी होगी, बिल्कुल यही बात है। 21वां क्वेश्चन है कि एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर का नाम शिक्षार्थियों की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है, यानी कि किसी वस्तु का जो भी वस्तु है उस वस्तु पर उस भाषा में लिखा जाता है जो बच्चे बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों के रूप में परिचित करवा रही है, शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है, शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रही है, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। 21 के सही ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो इसमें सही हो जाए। इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि इसमें जो शिक्षिका है या जो शिक्षक है, जो अध्यापक हैं, वो ये चाह रहे हैं कि बच्चे भाषा को, जिस भी भाषा में बच्चा बोलता है उस भाषा को और अच्छे तरीके से समझे और उस भाषा से और भी जो क्लास में बच्चे हैं उसको अच्छे से समझ सके और जान सके कि ये भी एक भाषा है जो कि बोली जाती है, इस तरह से कुछ। तो कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है अध्यापिका कि कक्षा में जो एक माहौल है भाषा सीखने का वो बना रहे, ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है कि भाषांतरण, ट्रांस लैंग्वेजिंग मतलब आप समझ रहे हैं ना, भाषांतरण इंग्लिश में ट्रांस लैंग्वेजिंग में आता है और उसको हिंदी में भाषांतरण कहते हैं। से क्या तात्पर्य है? भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, समझ रहे हैं कि एक भाषा की जो क्लास चली उसमें अनेक भाषा सीखी जाए, एक से अधिक कई भाषाएं सीखी जाए, ठीक। आगे है कि किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसके शिक्षण में आप एक से अधिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कक्षा में शिक्षक अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना।
सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना नहीं। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। क्यों? अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो भाषांतरण वही है, ट्रांस लैंग्वेजिंग वही है, जो भी आप अधिगम कर रहे हैं उसको सीखें, कई भाषाओं में सीखें, वही बात हो जाती है ट्रांस लैंग्वेजिंग या भाषांतरण। किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है कि हम जैसे प्रमाण देते हैं, जैसे प्रूफ करते हैं मैथ में कि हाँ अब ये प्रूफ हो गया और ये सही है तो उसको प्रूफ करते हैं हम। तो ऑप्शंस देखते हैं। तो प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजे सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो, भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरी भाषाओं से अनुवाद। देखिए 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो प्रामाणिकता का मतलब है कि मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष में उपजे सामग्री विशेष भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। जो भी भाषा उसमें यूज की जा रही है, जो बच्चा सीख रहा है, विशेष रूप से वो सहज हो, आसान हो। ठीक है, ये बात दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वो प्रमाणिक हो जाएगा कि बच्चा पाठ्य सामग्री को समझ रहा है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के विभिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा। ऑप्शंस देखते हैं। बच्चा लिख पाए, एक अच्छा लेख लिख पाए। ठीक है, वर्णात्मक लेखन, लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम, संस्थानात्मक लेखन। देखिए 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो लेखक की प्रक्रिया उपागम, कि किस प्रकार से लिखा जा रहा है, अपनी बात को किस प्रकार से कहा जा रहा है, लिखकर बताया जा रहा है, तो ये एक अच्छा लेखन का उपागम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्याकरण सीखने से क्या आशय है। हम व्याकरण सीखते क्यों हैं और सीखना क्यों ज़रूरी है? व्याकरण के नियम सीखना, इसलिए हम व्याकरण सीखते हैं ताकि हम उसके नियम सीख सकें। सर्वप्रथम नियम सीखना, बाद में उनका प्रयोग कर सकना, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियाँ निकालना। देखिए 25 के सही आंसर की अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा इसमें कि आप अर्थ में, संदर्भ में उसका प्रयोग कर सके। व्याकरण का मतलब है कि जहाँ पे गलतियाँ हैं उसको तो आप पहचाने ही, लेकिन जो उसका अर्थ है उसका अपने वाक्य में प्रयोग कर सके। जब भी आप उसको कहीं बात कर रहे हैं तो उसका आप यूज कर सके और सही रूप से यूज कर सके। तीसरा ऑप्शन आपका विशेष का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है कि त्रुटियों से क्या अभिप्राय है, जो गलतियां हम करते हैं उसका क्या मतलब है। त्रुटियां सीखने का संकेतक है, यानी कि जैसे थॉर्नडाइक साहब ने कहा है त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, कि जब तक हम गलतियां करेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे नहीं, हम और अच्छा चीज़ नहीं सीख सकते। तो जो गलतियां हैं उससे हम सीखते हैं, ताकि ये गलती इस बार हम किए हैं तो दोबारा ये गलती हमसे न हो। तो ये सही है। आगे देखते हैं, त्रुटियां भाषा अधिगम में बाधित है नहीं, त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। देखिए तो जो सही आंसर वो हो जाएगा, पहला हो जाएगा, गलतियों से हम सीखते हैं, और यही पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि पहले तो सुनेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर उनकी पहचान करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? उत्पाद शब्द संपदा, संदर्भ में शब्द, आंतरिक शब्द संपदा, या ग्राम्य शब्द संपदा। 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ऐसे शब्दों को हम ग्राम्य शब्द संपदा कहते हैं। क्या? ग्राम्य, जो हम सुनते हैं, ठीक है, नए शब्द जो हम सुनेंगे उसको सुनेंगे, फिर पढ़ते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं? पहचान करते हैं कि हाँ ये शब्द हम जानते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं और इसको कहाँ प्रयोग करना है ये भी हम जानते हैं। इसको ग्राम्य शब्द संपदा कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, ऐसे बहुत प्रश्न अब बनते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे प्रश्न बनते हैं। निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन से सही होगा। जो सही होगा ऑप्शन, पॉजिटिव ऑप्शन को नहीं सही करना है, जो निगेटिव ऑप्शन है उसको सही करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही निगेटिव पूछा है। पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये सही है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं है। शब्द वाक्यांश भाषाओं के नमूनों में अर्थ ग्रहण करना। देखिए शब्द वाक्यांश का मतलब ये हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, भाषाओं को अच्छे तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, तो ये भी सही है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं है। पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, जब आप पढ़ते समय ही अर्थ सीख लेते हैं, मन में उसका अर्थ निकाल लेते हैं, तो वो अस्थायी अधिगम हो जाता है। बिल्कुल। पाठ्य सामग्री शब्द में वाक्यांशों को डिकोड करना,
पूरी तरह से जैसे है हूबहू उसको उतार लेना या लिख देना। ऐसी बात नहीं है, निगेटिव यही हो गया, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जब विद्यार्थी पहली बार विद्यालय जाते हैं, ठीक है, उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। बिल्कुल वो जानते हैं कि जो भी मैं सीख के घर से जा रहा हूँ, जो भी भाषा, वो बच्चा पूरी तरह से उसमें व्यवस्थित सीख चुका है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों को उनकी मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो क्लास है वो तो अंग्रेजी की है या किसी अन्य भाषा की है, लेकिन बच्चे की मातृभाषा अलग है, तो उसमें बच्चे किस प्रकार से अध्यापक कैसे उस मातृभाषा में ही उस नए भाषा को सिखाएंगे, ये कहने का मतलब है। तो ऑप्शन देखते हैं, अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा में पढ़ाना आरंभ करें, फिर शिक्षार्थियों को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दें। आप दूसरी भाषा बोलेंगे तो जब बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, तो वो मातृभाषा बोल के या अपनी भाषा बोल के आप सामान्य भाषा बोल के क्या करेंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छानुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकते हैं, ये बात सही है। अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है और शिक्षार्थी अंततः लक्ष्य भाषा सीख लेंगे, ये बात सही नहीं है कि आप जो भी भाषा बोल रही हैं वही भाषा बोलिए। अब बच्चों को आपकी भाषा जब समझ में नहीं आएगी तो बच्चे सीखेंगे क्या। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और यही सही आंसर है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, 30वां क्वेश्चन यहाँ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान आंतरिक विकल्प के रूप में, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, विद्यालय शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक आंतरिक विकल्प के रूप में विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में। देखिए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो जो है विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान आंतरिक विकल्प के रूप में इसकी अनुशंसा करती है, ठीक है। 30वें का जो है वो आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो कि पहला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, त्रिभाषा सूत्र किसमें कहा जाता है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है, शास्त्रीय भाषाओं की बात की जा रही है, ठीक है, शास्त्रीय भाषाओं की, इसलिए पहला। अब ऐसा कन्फ्यूजन हो जाएगा, त्रिभाषा सूत्र इसमें सही होगा। शास्त्रीय भाषा के अध्ययन की बात कर ली जाए तो शिक्षा मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान आंतरिक विकल्प के रूप में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। 30वें का जो है वो पहला आंसर, ठीक है। अगर पहले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो ध्यान से ये ध्यान जरूर रहे कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और उन क्वेश्चंस को कोशिश करें कि कम समय में चीज़ें जो हैं आपको समझ में आए। और ये तभी होगा जब आप बहुत ज़्यादा, यानी कि कुछ हद तक प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। तो मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है, ठीक है। बहुभाषावाद, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। बहुभाषावाद क्या है, बहुभाषावाद क्या है। ऑप्शन देखते हैं, किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा से आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। किसी भी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना। माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना। विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। देखिए, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है, ये तो सही है कि जो विद्यालयी प्राथमिक कक्षा या विद्यालय की जितनी भी क्लासेज हैं वो किस में हो, मातृभाषा में हो, ताकि बच्चा कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को अपने हिसाब से समझ सके, ठीक है। तो ये बात तो सही है। अब मातृभाषा में पढ़ने से क्या होगा, बच्चा लॉजिक को समझ पाएगा, डिफरेंस को समझ पाएगा और अपनी बात जो है वो रख सकेगा क्लास में कि क्या सही है क्या गलत है, या मुझे समझ में नहीं आया तो इसको किस तरह से समझा जा सकता है और टीचर किस प्रकार से समझा सकता है। तो बिल्कुल किसी भी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना।
कि शुरुआती जो लैंग्वेज क्या हो वो उसकी मातृभाषा हो, जो बच्चा अपने बचपन से जान रहा है, समझ रहा है और बोल रहा है। बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना, जिस तरह से वो कंफर्टेबल फील करे बच्चा कि हाँ अब मैं इस भाषा में निपुण हो चुका हूँ और भी भाषाएं मैं सीख सकता हूँ। ठीक है, अंग्रेजी ही भाषा को माध्यम थोड़ी बनाना है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को नहीं, अधिक से अधिक भाषा जोड़ना नहीं है। अगर बच्चा चाहता है कि हाँ मुझे और सीखना चाहिए, तब ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती भाषाओं को एकदम जोड़ते जाना है, बच्चे के ऊपर एक भार सा हो जाए, तो ये नहीं। तो पहले का जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला देखिए, कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्य का श्रुत लेख करवाती है, यानी कि सुनकर लिखना बोलती है और वो बच्चे लिखते हैं। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है, ठीक है, यहाँ पे पढ़ती होगा, पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? देखिए किसके? श्रवण के, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही है अध्यापिका? बोल रही है, श्रुत लेख कर रही है, बच्चा सुनकर उसको लिख रहा है और फिर उन वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और फिर उन वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। तो ये क्या है? शीर्षपाद उपागम, टॉप डाउन, संप्रेषण उपागम, ऊर्ध्वगामी उपागम या श्रुत लेख उपागम? तो ये तो क्वेश्चन से ही पता चल गया है कि क्या है वो। बच्चे सुनकर लिख रहे हैं तो श्रुत लेख है, तो श्रुत लेख तो होगा नहीं। ठीक है, क्या है? श्रुत लेख तो होगा नहीं। यहाँ पे संप्रेषण उपागम इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो नहीं रही है, तो ये तो होगा नहीं। शीर्षपाद उपागम तब नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बच्चा पहले नियम सीख रहा है फिर उदाहरण तक आ रहा है। यहाँ पे क्या है? बच्चे छोटे वाक्यों से सीख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये ऊर्ध्वगामी उपागम बॉटम अप हो जाएगा। ठीक है, बॉटम अप हो जाएगा ये ऊर्ध्वगामी उपागम। इसमें क्या होता है कि बच्चा विश्लेषण करता है, प्रश्नानुसार जो अध्यापक है वो कोई भी शब्द वाक्य बोलती है और बच्चा उसको शुरुआती तरीके से लिखना शुरू कर रहा है, समझना शुरू कर रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है। ठीक है, दूसरे का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं, एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है, यानी कि अलग अलग कक्षा में समूह बना देती है और फिर 10 शब्दों का समूह देती है प्रत्येक समूहों को। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से सामान्य रखते हों। ठीक है, जो शब्द से समानता रखते हो। क्या रखते हो? समानता, यानी कि मिलते जुलते हों, जैसे कि पर्यायवाची समानता रखते हों। और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ा जा सके जिससे नया शब्द बन सके, यानी कि जो है कि जल हुआ तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीर। तो ये समानता शब्द हो गया, इसमें क्या प्रत्यय और उपसर्ग जोड़े कि ये नया शब्द बने, ये बताने की जो अध्यापिका है या अध्यापक है कह रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? शब्द जाल, थीम विषयक शब्द संपदा, विन्यास या शब्द समूह। देखिए शब्द जाल की अगर बात कर ली जाए तो शब्द जाल तब होगा जब बच्चे को एक वोकैबुलरी टाइप दे दी जाए, बहुत से शब्द दे दिए जाए और उसके अंतर या उससे संबंधित कुछ ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? निश्चित है 10 शब्द ही दिए गए हैं, तो शब्द जाल तो ऐसा होगा नहीं। या शब्द जाल ऐसा हो सकता है कि आपने एक वाक्य दे दिया, उसमें कह दें आप संज्ञा ढूंढिए, विश्लेषण ढूंढिए, सर्वनाम ढूंढिए, तो ये शब्द जाल। थीम विषयक शब्द संपदा, थीम विषयक शब्द संपदा तब होती है जब बच्चों को कोई थीम दे दी जाती है कि जल पर या वायु प्रदूषण पर अपनी राय दीजिए या लेख लिखिए, तो ये थीम विषयक शब्द संपदा हो जाती है। शब्द समूह तो यहाँ पे कोई लॉजिक बनता नहीं है, यहाँ पे बन जाता है विन्यास। क्या बन जाता है? विन्यास, यानी कि तीसरे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे शब्द विन्यास हो रहा है एक शब्द से नया शब्द बनाने का, तो ये शब्द विन्यास हो जाएगा। तीसरे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। बोली से क्या तात्पर्य है? किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता, सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आपने सही समझ लिया होगा, यानी कि इसको देख लिया होगा कि हाँ ये क्या कह रहा है और क्या इसमें होना चाहिए।
तो बात कर ली जाए कि सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रही भाषा को बोली नहीं कहते, ठीक है ना। किसी विशेष कार्य से संबंध रखता है जो वाचन विशेषता हो, नहीं। किसी एक क्षेत्र विशेष के द्वारा लेखन के लिए तो बोली जो है वो बोलने से संबंधित है, लिखने से नहीं। हाँ, लिखने से भी संबंधित हो सकती है, लेकिन यहाँ पर उसका ये मतलब नहीं होगा। किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह द्वारा जो बोली गई भाषा होती है वो बोली कहलाती है। ये स्पष्ट हो गया। चौथे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये आई होप आप लोगों ने सही किया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी प्रश्न नहीं। अगर आपने प्रीवियस ईयर हल किए हैं तो ये क्वेश्चन आसान है। एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, यानी कि एक अध्यापक है और क्लास में जो है बच्चों का ग्रुप बनाते हैं। समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है, यानी कि ये अभिनय करवाती है, करके सीखने का जो प्रदर्शन करता है। और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है, यानी कि बच्चा कितना अच्छा है पढ़ाई में, या जो भी चीज़ें बच्चा कर रहा है वो कितना, चाहे पढ़ाई हो और उसके बोलचाल की भाषा हो, संप्रेषणात्मक बुद्धि हो, चिंतन का जो है बुद्धि कितनी उसकी है, बच्चे की समझ कितना पा रहा है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, अवलोकन करती है। किस प्रकार से समूह कार्य देकर, जोड़ों में कार्य देकर और रोल प्ले यानी कि अभिनय करवाकर। तो इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा, वाचन आकलन, कक्षा आकलन, संरचनात्मक आकलन, संकल्पनात्मक आकलन। देखिए अगर इसकी बात कर ली जाए तो वाचन आकलन तब होगा जब बच्चा सिर्फ बात कर रहा होता, वाद विवाद कर रहा होता, संप्रेषण कर रहा होता, तब तो ये सही होता। तो यहाँ पे तो वाचन आकलन की बात, सिर्फ बोलने की बात तो की गई नहीं है। कक्षा आकलन तब होता जब सिर्फ कक्षा में चीज़ों को करवाई जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जोड़ों में आकलन करवाया जाए, रोल प्ले करवाया जा रहा है तो क्लास में ही करवाया जा रहा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ना ही क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया गया है। संरचनात्मक आकलन यानी कि क्रिएटिव है ये। संरचनात्मक मतलब क्रिएटिव, नई चीज़ें करवा के बच्चे से जानना। संकल्प तो कोई संकल्पना ऐसी नहीं कि बस आपको इसी प्रकार से ही करवाना है, तो यहाँ पे क्रिएट यानी कि संरचनात्मक आकलन हो जाता है। टीचर क्या है, वो अवलोकन कर रही है और इस गतिविधि को कहेंगे संरचनात्मक आकलन, अलग अलग तरीके से आकलन, ठीक है। एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं, अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास करे, यानी कि वो जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें समझाई जा रही हैं बच्चों को दिखाकर, उसमें अध्यापक उस वस्तु का नाम भी लिखती है, शिक्षार्थी का नाम भी लिखती है, और जो बच्चे को भाषा बोलनी आती है वो भी, और अंग्रेजी जो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम सीखते हैं उसको भी, और शिक्षार्थी जो मातृभाषा जानता है उसको, उनकी भाषाओं में यानी कि विभिन्न भाषाओं में लिखती है। तो वो क्या करने का प्रयास कर रही है, शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही है, शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है, शिक्षार्थियों में लिपि संबंधित जागरूकता के संबंध विकसित कर रही है, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। अगर आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे। देखिए अलग अलग भाषा में बच्चे का नाम लिखना और वस्तु का नाम लिखना वर्णमाला का तो संकेत है नहीं, ठीक है। वर्णमाला का परिचय तब होता जब वहाँ पे स्वर व्यंजन और अदर कई चीज़ों से सिखाया पढ़ाया जाता है। तो हाँ, ये हो सकता है कि भाषा संबंधी जागरूकता पैदा करिए कि हम कई भाषा एक साथ बोल सकते हैं, जिससे बच्चे जागरूक होंगे, कई भाषा सीखने के लिए तत्पर होंगे, मन होगा उनका कि मुझे भी मैम या सर की तरह सीखना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। शिक्षार्थियों में लिपि संबंधित, तो बच्चे 1 to 5 तक प्राइमरी लेवल के बच्चों को लिपि संबंधित जानकारी देना उतना सही नहीं है जितना कि होना चाहिए माध्यमिक या अपर क्लास के बच्चों को, तो ये भी उतना सटीक बैठता नहीं। तो दूसरा हो गया। अब बचता है तीसरा, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। देखिए जब कक्षा में यानी क्लास में भाषा का समृद्ध परिवेश होगा, यानी कि परिवेश होगा, लोग कई भाषाएं बोलेंगे, तब जाके बच्चों में क्या होगी, जागरूकता पैदा होगी। क्योंकि अगर आधे घंटे तक, ठीक है, कितने आधे घंटे तक अध्यापिका क्या कर रही हैं, अध्यापक बोल रहे हैं बहुभाषा में, और उसके बाद फिर बच्चे घर आ जाते हैं,
तो अगर उनके आस-पास पड़ोस में या उनके क्लासमेट जो बच्चे हैं वो भाषा नहीं बोल रहे हैं तो परिवेश तो बन नहीं रहा है, क्योंकि वो आधे घंटे टीचर पढ़ाती है और फिर चली जाती हैं। जब तक टीचर पढ़ाती हैं तब तक बच्चा उत्सुक होता है, उसके बाद उसके माइंड से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम और आप हैं इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश स्पीकिंग जब सीखते हैं तो हमें परिवेश नहीं मिल पाता है, तो हम बहुत बढ़िया उसमें सीख नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास समृद्ध परिवेश नहीं, गाँव में या घरों में कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और क्लासों में भी क्या होता है, जो क्षेत्रीय भाषा चल रही है या स्कूल की एक पर्टिकुलर कोई भाषा जिसमें हाँ हिंदी ही बोलना है, क्षेत्रीय भाषा, बहुत से ऐसे स्कूल हैं अभी भी। तो ये जो है समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। बिल्कुल सही है छठवें का चौथा ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। भाषा अंतरण यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात की थी और बढ़िया से बात की थी। ट्रांस लैंग्वेजिंग वो हो जाती है जब एक भाषा आप बोलते बोलते दूसरी भाषा को बोलने लगे। जैसे आपको हिंदी और मराठी दोनों भाषा आती हो और आप जिससे बात करें उसे भी वो दोनों भाषा का ज्ञान हो, आप हिंदी बोलते बोलते आप उसमें मराठी बोलने लगते हैं। बस जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, तो यही चीज़, तो वो ट्रांस लैंग्वेजिंग हो जाती है। ऑप्शन देखते हैं। भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, सभी विषय वस्तु और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ना। सातवें क्वेश्चन के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो एक ही भाषा में पढ़ना नहीं, कई भाषाओं का इस्तेमाल करना नहीं, अनेक भाषा का में शिक्षण करना नहीं। बात है कि हम किसी भी विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, हम वहाँ पे क्या एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करने लगेंगे, तो वो क्या हो जाएगा ट्रांस लैंग्वेजिंग। यानी कि सातवें का दूसरा जो है ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन। किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य, यानी कि जो भी पाठ्य सामग्री है उसको प्रमाणित करना है, ये क्यों जरूरी है और इसका मतलब क्या है। ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री। अच्छा, मूलतः किसी एक संदर्भ में विशेष उपजी सामग्री जिससे भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरे भाषा से अनुवाद। ठीक है, दूसरे भाषाओं से अनुवाद। ठीक है, अगर इसकी बात कर ली जाए आठवें के क्वेश्चन की, तो प्रामाणिकता ये मतलब है कि शिक्षार्थी जितना समझ पा रहा है, ठीक है, शिक्षार्थी जितना समझ पा रहा है उसके हिसाब से पाठ्य पुस्तक बनाना चाहिए। ये तो सही है, लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, और वो सामग्री शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, यानी कि वो बच्चे को के स्तर को तो ध्यान दें लेखक, और पाठ्य पुस्तक की जो सामग्री विकसित कर रहे हैं वो बच्चों के स्तर के हिसाब से, ये तो ठीक है। ये भी मूलतः किसी एक संदर्भ में विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, अधिकार रखने वाले कोई भी अधिकार नहीं। अगर कोई प्रोफेसर है हिंदी का और वो कोई बुक लिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जैसा चाहे वैसा छाप दे या प्रिंट कर दे, प्रकाशित कर दे बुक और बच्चे उसे ज़बरदस्ती पढ़ें, ऐसा कोई नहीं। ये अनुवाद की बात भी नहीं। ये दो क्वेश्चन है जिस पे हमें विचार करना है। अगर आप ध्यान से देखें कि एक संदर्भ विशेष में उपजी सामग्री, यानी कि जो भी संदर्भ यानी कि जो भी स्तर बच्चों का है उसके हिसाब से जो भी सामग्री ज़रूरत है उसे बनाई तो जा रही है, लेकिन कैसे सहज भाषा में बनाई जा रही है। तो जहाँ पे आसानियाँ होंगी, बच्चों को पढ़ने में समझने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी, वही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि वो सहज रूप में प्रयुक्त हो। ऐसा नहीं कि लेखकों ने जैसा भी जिस भी लैंग्वेज में चाहा बच्चों के स्तर से क्योंकि हर प्रत्येक भाषा में कुछ कठिन शब्द होते हैं, कुछ हमेशा यूज़ करने वाले शब्द होते हैं और कुछ मुश्किल शब्द होते हैं जो हम उसे डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते। तो ऐसा हो कि सहज हो, ताकि बच्चा उसका डेली प्रयोग करता हो और बच्चे उस शब्द को, उस भाषा को समझ सकें। तो आठवें का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है,
यानी कि जब भी भाषा की पाठ्य पुस्तक को बनाया जा रहा है तो उसका शैक्षिक पक्ष क्या हो सकता है। ठीक है, पुस्तक की वर्तनी, पुस्तकों में चित्रों का स्थान। ठीक है, ज़्यादा चित्र होते हैं तो बच्चे थोड़ी उत्सुकता से पढ़ते हैं। विषय वस्तु का चयन, वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। ये बात भी तो सही है कि वर्तनी भी सही हो, चित्र भी हो उसमें, और विषय वस्तु भी क्या हो, उत्तम हो। तो ये तो सही बात है। अब ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या सही हो सकता है। पुस्तक की वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चित्रों का स्थान उतना शैक्षिक पक्ष से मजबूत नहीं है, लेकिन विषय वस्तु का चयन बहुत ही शैक्षिक पक्ष से भाषा की एक पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम विषय वस्तु का चयन करते हैं तो वहाँ वर्तनी तो बाद में आती है, चित्र सज्जा बाद में आती है, लेकिन जो विषय वस्तु हो वो उत्तम भले न हो लेकिन सहज जरूर हो, ताकि बच्चा उसको समझ सके। ऐसा नहीं कि इतने उत्तम विषय वस्तु लिख दे कि बच्चा समझ ही ना पाए। जब पौधा पढ़ाया जाए तो ऐसे पौधे का नाम लिखा जाए जो उसके आस पास पड़ोस में हो ही ना, तो ऐसे उत्तम विषय वस्तु नहीं चाहिए। विषय वस्तु का चयन ध्यान से शैक्षिक पक्ष से होना चाहिए। तो 9वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। विद्यार्थियों को दिए जा रहे गतिविधियों पर विचार करें। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल, जिसमें वाद विवाद, अच्छा बुरा और समालोचनात्मक चिंतन बच्चा कर पाए, विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे। क्या अपनाना चाहेंगे? वह एक अभिनेता है, इस पर बात करे बच्चा। सप्ताहांत पर मैं सुबह डैश जा रहा हूँ, फिर शाम डैश तक वापस आ जाऊँगा। कि मैं सुबह जा रहा हूँ, हफ्ते में संडे के दिन या किसी भी दिन मैं जा रहा हूँ, सुबह को शाम तक आ जाऊँगा। तो इस पर अगर बच्चा बात करेगा तो कितना बात कर पाएगा। अपने मित्र से पूछे कि वो सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों। ये सबसे मजबूत वाक्य हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी चर्चा की बात होगी, संप्रेषण कौशल इसमें विकसित होगा कि वो अपने मित्र से पूछे, अपने फ्रेंड से पूछे, अच्छा कि तुम कहाँ जा रहे हो इस हफ्ते छुट्टी पर, वीकेंड पे, और क्यों जा रहे हो, ऐसा क्या है। तो इस पे बातें जो हैं आधे घंटे 1 घंटे तक चल सकती हैं। वहाँ पे अच्छा बुरा बच्चा पूरी तरह से अवलोकन करेगा ना। तो ये संप्रेषण कौशल में ये बात हो सकती है, सही है। अपने सहपाठी से उन बिंदुओं के बारे में पूछे जिनका ध्यान में समूह चर्चा के समय खेलते हैं। यानी कि सहपाठी से उन बिंदुओं पर बात करें जब वो समूह चर्चा में समूह चर्चा होती हो, और जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उस पर बात करें। ठीक है, यानी समूह चर्चा तो सही है। तो 2, यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है। त्रुटियां सीखने का संकेतक हैं। त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती हैं। त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए। त्रुटियां पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। देखिए, अगर गलतियां आप करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, ये तो सही बात है ना। कि आप कोई भी चीज़ नया करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम में पूरी तरह से परफेक्ट आपको आ जाएगी और आप पूरी तरह से कोई गलती नहीं कर रहे हैं। चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, अगर वो कोई नई चीज़ कर रहा है या पहली बार करने जा रहा है, चाहे एक साइकिल चलाना हो, पहले कोई पुस्तक पढ़ना शुरू करना हो, तो वो सारी चीज़ें, त्रुटियाँ एक सीखने का संकेतक है। हम गलतियों से ही सीखते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत भारी प्रश्न रहा नहीं। 11 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी। 12वां क्वेश्चन है कि जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि जो डेली बेसिस पे जो शब्द हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमेशा यूज करते हैं और उनकी पहचान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। उत्पाद शब्द संपदा, संदर्भ में शब्द, आंतरिक शब्द संपदा, ग्राम्य शब्द संपदा। तो देखिए, आपने शायद सुना होगा या नहीं, अगर उसकी बात कर ली जाए तो जो सही क्वेश्चन हो जाएगा कि जिन शब्दों को हम डेली सुनते हैं, पढ़ते हैं और उनकी पहचान करते हैं, वो ग्राम्य शब्द संपदा है। ठीक है, आंतरिक नहीं, क्योंकि सुनते पढ़ते हैं तो आंतरिक तो होगा नहीं, तो ग्राम्य शब्द संपदा है। अब ग्राम्य शब्द संपदा क्या है? ये भाषा कौशल के 4 अवयवों का एक हिस्सा है। ठीक है, यानी कि भाषा जो कौशल है, आप लैंग्वेज स्किल जो है, इसमें सुनना, बोलना,
पढ़ना और लिखना आ जाता है। तो ये क्या है, लिखना आ जाता है। ये भाषा कौशल के 4 अवयव हैं और इसमें क्या है, सुनने व पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, सुनने और पढ़ने की जो प्रक्रिया हो तो वो आंतरिक शब्द संपदा हो जाता है। ठीक है। और यह जो है सुनना और पढ़ना ये अमूर्त है। ठीक है, अमूर्त है, लेकिन इसको मूर्त क्रियाओं में हम करते हैं। समझ में आ रहा है? आई होप कि कहने का मतलब ये है कि जो सुनना और पढ़ना है वो तो अमूर्त है, क्योंकि जो चीज़ें हम सुनाई दे रही हम क्या सुन रहे हैं ये तो हमें महसूस होता है, लेकिन सुनते समय कुछ दिखाई नहीं देता है ना। लेकिन ये मूर्त चीज़ों से लिंक होता है, मूर्त चीज़ों से लिंक होता है। ये बात तो सही है। ठीक है, तो ये क्या है, चाहे सुनना हो या बोलना हो, पढ़ना हो, सुगोपाली जिसे कहते हैं हम। ठीक है, सुनना बोलना और जो पढ़ना है ये ग्रहण या स्वीकार की बात होती है ना। तो ये ग्राम्य, जहाँ पे ग्रहण करना हो उसका अर्थ हो जाता है ग्राम्य। ग्राम्य शब्द संपदा, जहाँ पे हम या तो ग्रहण कर रहे हैं या तो स्वीकार कर रहे हैं, तो ग्राम्य शब्द संपदा हो जाता है। इसमें कहाँ सुनने और पढ़ने की बात की गई है और लिखने की बात नहीं की गई है, ना ही बोलने की बात करिए। तो यहाँ पे ग्रहण किया जा रहा है, सुना जा रहा है और पढ़ा जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। तो ये ग्राम्य शब्द संपदा हो जाएगी। तो 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। शिक्षण का उद्देश्य नहीं, यहाँ पे पठन होगा। नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पठन के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये तो सही है भाई, कि जो बच्चा पहले से जानता हो उससे संबंधित उदाहरण दिया जाए, ताकि बच्चा अपने जो परिवेश से सीखा है और जो स्कूल से सीख रहा है उसको लिंक कर सके और चीज़ों को अच्छे से सीख सके। शब्द वाक्यांश भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, यानी कि जो भी वाक्यांश या शब्द है उससे बच्चा क्या करे, अर्थ ग्रहण कर ले। ये भी बात सही है, समझ सके उसको। पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करे, यानी कि समझ सके, दोनों बात सही है। पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांश को डिकोड कर सके, यानी कि जैसा उसने पढ़ा है वैसा ही कहीं न कहीं लिख दे, एक भी मात्रा, एक भी कॉमा, एक भी पूर्ण विराम इधर उधर न हो, डिकोड करना। तो ये उद्देश्य नहीं है शिक्षक पठन शिक्षक का, तो शिक्षण का, तो ये सही हो जाएगा। 13वें का चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे गलत ही पूछा है, तो गलत ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है, सही बात है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है, यानी कि अंग्रेजी तो पढ़ाई जा रही है, विद्यालय में अंग्रेजी की क्लास चल रही है, उसमें किस प्रकार से समझाया जाए मातृभाषा में, कि बच्चा कैसे मातृभाषा का यूज़ किया जाए अंग्रेजी की क्लास में। तो अध्यापक कक्षा के सामान्य भाषा को पढ़ाना आरंभ करे, फिर शिक्षार्थियों को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दे, यानी कि जो भी भाषा पढ़ा रही है शिक्षक उसको पढ़ाना शुरू करें और उसके बाद बच्चे उसको अपनी भाषा में उसको सीखें, यानी कि शिक्षक न बोले मातृभाषा, बच्चे मातृभाषा बोले। अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थी को मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये तो सरासर अन्याय है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो गलत है ना। अब तीसरा ऑप्शन है कि अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छानुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है, यानी कि बच्चा तो अपनी मातृभाषा में बोले और जो सारे बच्चे बोल रहे हैं, जो भी भाषा बच्चे बोल रहे हैं उसी भाषा में बच्चों को समझाने की कोशिश करें, यानी कि सामान्य भाषा जो चल रहा है क्लास में वो शिक्षक बोले। ये बात सही है बिल्कुल। अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थी को पढ़ाना है। शिक्षार्थी अंततः लक्ष्य भाषा सीख लेंगे, सिर्फ लक्ष्य भाषा को सिखाने का उद्देश्य नहीं है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सबसे पॉजिटिव है, जहाँ पे बच्चे अपनी मातृभाषा का यूज करें और सामान्य भाषा अध्यापक बोले। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 14 का। 15 क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। तो शास्त्रीय भाषा कितनी है आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। और त्रियामी जो त्रिभाषा सूत्र है ऑप्शन में है, बिल्कुल अभी बात हम करेंगे इस पर। विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, यानी कि जब आप मिडिल क्लास या माध्यमिक चरण में हो तब आप अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषाएं सीख सकते हैं।
त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में। त्रिभाषा सूत्र में तो एक क्षेत्रीय भाषा आ जाती है, मातृभाषा आ जाती है, और एक कोई सी भाषा जो चल रही हो है। विद्यालय शिक्षा की बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो शास्त्रीय भाषा क्या है? अब प्राथमिक में नहीं, लेकिन जब मिडिल में या माध्यमिक चरण में बच्चे हो तो वो अतिरिक्त विकल्प के, यानी कि जब उन्हें लगे कि उन्हीं की मातृभाषा भी बढ़िया है और एक आध जो प्रचलित या जो भी ज़रूरी भाषा है वो अगर आ जाती हैं बच्चे को, चाहे क्षेत्रीय भाषा चाहे कोई सी भी भाषा बच्चा अगर क्षेत्रीय भाषा में रख सके तो वो अतिरिक्त में शास्त्रीय भाषाओं को सीख सकता है। इस पे भी जोर दिया जा रहा है या दिया गया है। तो 15 का पहला ऑप्शन